जो गेहूं का कलर होता है और उड़द का कलर बालों के जैसा होता है। अच्छा, जो पहले जो 20 दो चार उसमें थे, फिर वापस उनको लगा कि नहीं। क्रेडिट जाता है वो आपके फेस पे जाता है। थैंक यू। हरदा की बात में आज हमारे साथ एक ऐसा कलाकार है जो न केवल अपनी कला से हजारों युवाओं को प्रेरित करता है, बल्कि अपनी कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, कई विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। आज हम उनके साथ बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कला को एक माध्यम बनाया है सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ अपने रोजगार के लिए भी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रभक्ति, कौमी एकता और ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपना संदेश अपनी कला के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा जिले के कुकरावत गांव के निवासी सतीश गुर्जर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और जानते हैं कि कैसे यह युवा कलाकार हमें अपनी कला से प्रेरित कर रहा है। नमस्कार सतीश जी, स्वागत है आपका AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपने मन की बात रखने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपके साथ जुड़ा हूँ आज। हमारे लिए भी एक गौरव की बात है कि सतीश गुर्जर जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हमारे AR ब्रॉडकास्ट में बैठ के और हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम आपको और आपकी उपलब्धियों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम आपकी मुंह जबानी सुनना चाहते हैं कि सतीश गुर्जर कौन है। जी, मेरा नाम सतीश गुर्जर है और हरदा जिले से 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, कुकरावत गांव। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी टाले, जो कि अब नहीं है, 2 साल पहले ही कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी है। और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भैया हैं और मेरी दीदी हैं। सर, ये जो आर्ट का करियर है या जो इसमें मैंने जो अपनी उपलब्धियां हासिल की है, ये गांव से ही कहीं ना कहीं शुरू हुई है। अच्छा। मेरे पिताजी जो है मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि पिताजी का भी माइंड जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत लगे रहता था। सर, स्टार्टिंग एजुकेशन मेरा गांव से ही हुआ। गांव पर पहले सरकारी स्कूल थी, वहां से भी पढ़ा। फिर गांव पर ही एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पर मैं पढ़ा। 12th आपने कहाँ से किया है? सर, मैंने 9th और 10th इंदौर से किया। फिर मैं वापस आ गया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, और मैंने यहीं से फिर 11th 12th हरदा में की और साथ में कॉलेज भी मेरी हरदा से ही की है। ओके। और मेरा एजुकेशन जो है वो M.Com है। सर, 2017 में मैं कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस इंदौर चला गया था और वहीं पर मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की और वहीं से, क्योंकि मुझे कमाना भी था, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, तो मैंने वहीं से जॉब शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोठारी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था, MPGK का मैं लेक्चरर था। उसी के बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया। सर, उसके पहले की घटनाएं, मैं एक आर्ट इवेंट में गया था, वहीं से जहाँ तक है मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। आपको भी पता है सर, मेरा मिजाज जो है मस्ती का बहुत ज़्यादा है। मैं मस्ती बहुत करता हूँ, बच्चों के साथ में भी करता हूँ, बड़ों के साथ में भी करता हूँ। तो वहाँ पर भी सेम मेरा मिजाज था, मस्ती वाला। तो मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा था टीम के साथ मिलकर, और साथ में टीम लीडर आए और मुझे उन्होंने एक बात ऐसी बोली जो चुभ गई मुझे। उन्होंने बोला कि सतीश, आर्ट वगैरह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम जाओ और खेती करो, वही तुम्हें जमेगा। अच्छा। तो सर, एक तरीके से मुझे वो बात, सब लोगों को बहुत हंसी आई, पर मुझे वो बात बहुत ज़्यादा चुभी थी। फिर उसी के बाद में तुरंत लॉकडाउन लगा और हम सब के सब अपने अपने घर आ गए। बहुत सारे लोग अपने घर आए थे क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मैं रुका। पापा जी ने बोला कि ऐसे ही घर पे बैठे हो तो एक जॉब कोई सी भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि पढ़े लिखे हो। तो सर, मैंने यहाँ पर एक निजी कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया, और साथ में उस टाइम एक बहुत पॉइंट वाली बात आई थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था और किसानों को अपना अनाज बेच नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था कि हर गांव में सेंटर बना दिए थे जहां पर वो किसान जाकर अपना अनाज बेच सकता है। तो सर, वहीं से मुझे मोदी जी को एक थैंक यू बोलना था। तब जाके मैंने अपने आर्ट की स्टार्टिंग मेन करी। तो मैंने घर में ही पड़ा जो अनाज था, गेहूं और भी चीज़ें जो थी घर में, उन्हें ही अपने छत पर लेके गया। स्टार्टिंग में पापा जी ने डांटा कि क्यों अनाज खराब कर रहा है, क्योंकि अनाज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कि अनाज खराब कर रहा है। पर मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि अनाज खराब नहीं होगा, और मैंने ही अपने छत पर जाकर फिर एक रंगोली बनाई अनाज से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ओके। अच्छा, चलिए इसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कंपटीशन को आपने अपने कैरियर के लिए चुना था कि क्या आप सब इंस्पेक्टर या पुलिस में जाना चाहते थे? निश्चित रूप से आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो उसके पहले कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी कला में रुचि है? स्कूल 8th तक, 12th तक या कॉलेज के दौरान कहीं आपको लगा कि आपकी कला में रुचि है? बिल्कुल सर, पहले मैं कभी कभी पेंसिल की नींव पर कार्विंग भी किया करता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसे ऐसा प्रोफेशन बनाना है मुझे। बस ऐसा शौक के तौर पर करके फिर अपना काम करना, बस इतना ही उस टाइम था। आर्ट की तरफ इतना झुकाव भी नहीं था उस टाइम तक, तो क्योंकि कहीं सुना भी नहीं था कि आर्ट में करियर बनाया जा सकता है। आज आप एक विश्व स्तर के आप कलाकार हैं,
इस प्रसिद्धि की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होगी कि सतीश गुर्जर एक कलाकार है, लोगों ने आपको मोटिवेट करना शुरू किया होगा कि नहीं सतीश तुम्हारी कला तो बड़ी अच्छी है। तो ऐसा पहली बार ऐसी कोई घटना जिसमें आपको ये महसूस हुआ हो कि आप कला को एक कैरियर के रूप में अपना सकते हैं? जी सर, एक मोमेंट ऐसा आया था। पहले पापा जी भी ये सोच रहे थे कि ये जो आर्ट वगैरह मैं करता हूँ या ये जो पेंटिंग्स वगैरह मैं बनाता हूँ, इसमें इतना ज़्यादा करियर नहीं है या पैसे नहीं कमा पाएगा। लेकिन सर यहाँ ही हरदा में मैंने स्वामी विवेकानंद का एक पोर्ट्रेट तैयार किया था, जो कि पूरी टीम से हुआ था। और उसी टाइम पे पापा जी का एकदम से मोटिव चेंज हो गया, मतलब उनका माइंड ही सेट चेंज हो गया। उनको किसी व्यक्ति ने बोला कि आपका बेटा जो है वो आपका नाम रोशन कर रहा है। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई थी पापा जी की स्माइल देख के। उन्होंने मुझ पे ताव दिया था कि मेरा बेटा जो है अब स्टेज पे गया है और कलेक्टर ने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो पापा जी की स्माइल देखने के लिए मुझे थोड़ा सा और उसमें खिंचाव आया कि नहीं, आर्ट मैं कर सकता हूँ और आगे इसे बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे भी याद है वो आपने जो स्वामी विवेकानंद की कृति बनाई थी बहुत खूबसूरत थी और उसको बहुत सारे लोग देखने आए थे। पहली बार हरदा में इस तरह का कोई इवेंट हुआ था। बिल्कुल तो सर। उसके बाद आपका आत्मविश्वास कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। बढ़ा। इवन सर उस टाइम के बाद में, उस टाइम पर लोगों को ये भी नहीं पता था कि कलर के अलावा भी कोई आर्ट मीडियम हो सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और जब अनाज से कोई चीज बनी तो लोगों का एकदम माइंड जो है वो फटके रह गया। हाँ हाँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं जानना चाहूंगा ये अनाज से बनाने का आपके दिमाग में विचार कैसे आया? सर जब मैंने बताया लॉकडाउन के टाइम पे घर आया था, मैं किसान ही हूँ। और उस टाइम पे दूसरे मीडियम थे ही नहीं मेरे पास कि मैं मार्केट जाऊँ और कलर लेके आ जाऊँ, या मैं मार्केट जाऊँ कुछ लेके आ जाऊँ। तो मैंने एक नोटिस की चीज कि जो गेहूं का कलर होता है वो सेम स्किन कलर होता है। अच्छा। और उड़द का कलर बालों के जैसा होता है, आंखों के मोती बनाए जा सकते हैं उससे। अरे वाह। तो सर यहीं से मैंने थोड़ा सा सोचा कि अनाज में नेचुरल कलर होते हैं और इन्हीं से हम बने हुए हैं। प्राकृतिक जो इतने कलर होते हैं सब अनाज में है। तो सर फिर वहीं से मैंने कलर की शुरुआत करी। ओके ओके। अगर देखा जाए तो मुझे पेंटिंग ब्रश चलाना नहीं आता, लेकिन मैं अनाज से आकृतियां बना सकता हूँ, वो भी कलर से। कुछ एक प्रश्न और दिमाग में उठ रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि आप एक टीम के साथ काम करते हैं। जी सर। है ना? बिल्कुल। तो पहली बार आपने टीम के साथ काम कौन सी कला में किया और ये टीम के साथ काम करने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर पहली जो आकृति बनी थी हरदा में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो स्वामी विवेकानंद जी का ही था। और उसमें 60 मेंबर थे जो कि हम टीम के साथ काम कर रहे थे। अच्छा। सर इसके दो कारण थे। एक तो ये था कि जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं जो कि स्केचिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इनको छोटे शहरों में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर वो इंदौर जाएंगे या मुंबई जाएंगे या किसी बड़ी आर्ट गैलरी में अपना आर्ट रखेंगे तो ही उन्हें कुछ ख्याति मिलेगी। लेकिन वहां तक जाने का सफर बहुत लंबा है और पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो सर मेरा एक माइंड में ये था कि जितने बेहतरीन आर्टिस्ट है उन पे मेरा काम नहीं था। मेरा काम ऐसे लोगों पे था जो आर्टिस्ट बहुत छोटे स्तर के हैं और वो अपने आर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सर मैंने देखना उन्हीं लोगों को चालू किया जो कि मेरी बात सुन भी ले, जिन्हें मैं समझा पाऊं और जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आर्टिस्ट बैठा हो। भली सर आप भी जैसे कि आर्टिस्ट ही हैं एक तरीके से, तो मेरी टीम में ऐसे ही लोग हैं जिन्हें आर्ट कंप्लीटली आता नहीं है पर वो सीखना चाहते हैं, जिनकी रुचि उस चीज में है। तो सर जब मैं घर से निकला था, विवेकानंद जी मेरा जब माइंड में आया था कि विवेकानंद जी मुझे बनाने हैं, तो सबसे पहले मेरे भैया ने ये बात बोली थी कि अकेला व्यक्ति तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8000 स्क्वायर फीट में तू सोच रहा है और बिल्कुल तू अगर सोचेगा कि ये 1-2-4 दिन में बन जाए तो बोले 20 दिन में तुझसे नहीं बनने वाला ये। तो सर मेरे माइंड में ये आया कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके टीम बना के और फिर काम करूं। तो सर मैंने एक सोशल मीडिया पे, एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही एक मैसेज किया, फैमिली ग्रुप या जितने भी मेरे पास ग्रुप थे सब पे मैसेज किया कि मुझे टीम की आवश्यकता है और मैं ऐसा आर्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो सर पहली मीटिंग में मुझे अभी भी याद है कि 22 लोग आए थे और पहली मीटिंग में जब मैंने उनको समझाया सारी चीज़ें तो उन्हें शायद ये चीज़ इम्पॉसिबल लगी कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अगली जब मीटिंग हुई तो 22 में से मुश्किल से 2 से 3 लोग थे, बाकी और नए लोग थे। यानी कि उन्हें भी भरोसा नहीं था कि अनाज से यहाँ पर विवेकानंद जी का 8000 स्क्वायर फीट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। वो अच्छी बात है कि वो लोग हटे और नए लोग अपनी विचारधारा के साथ में आए और उन लोगों ने साथ में काम किया। 60 लोग सर इकट्ठा हुए। अच्छा, जो पहले जो 20-22 लोग जो आए थे जी सर, वो डिसअपॉइंट होके या आपको डिसअपॉइंट करके चले गए? बिल्कुल सर। और अच्छा, फिर ये 60 की शुरुआत कैसे हुई थी? सर फिर एक एक दो दो उनके कांटेक्ट में फिर लोग, फिर उनके कांटेक्ट में लोग, सर फिर ऐसे ऐसे जुड़े लोग। ओके, मतलब वो 22 में से कुछ वापस, यानी हाँ, 22 बिल्कुल। ग्रुप पूरा का पूरा वापस चला गया, फिर एक एक करके 2-4 लोग उसमें से थे सर, उसमें से आना शुरू हाँ, किए होंगे। हाँ, 2-4 उसमें से थे। फिर वापस उनको लगा कि नहीं ये लोग काम कर रहे हैं तो शायद काम कंप्लीट होगा तो हम भी जुड़ते हैं। तो ऐसे करके सर जुड़े और मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मैं भी एज अ लीडर तो नहीं था पर एज अ मेंबर जब मैं बना तो उन्होंने मुझे लीडर बना दिया कि नहीं सतीश भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो मुझे अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट हुई मुझ में। हाँ हाँ।
मतलब वो आपकी पर्सनालिटी को देख के, और मैं कहूँगा कि आपके जो चेहरे का ये जो आत्मविश्वास है, इसको देख के वो 22 में से कुछ स्टूडेंट्स वापस आए थे। बिल्कुल सर। और उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स ने मिल के वो 60 लोगों की टीम बनाई होगी। बिल्कुल सर। तो जो क्रेडिट जाता है वो आपके फेस को जाता है। थैंक यू सर। अभी तक के जितने भी इवेंट्स आपने किए हैं, जितनी भी कलाकृतियां आपने बनाई हैं, उसमें सबसे बड़ा इवेंट आप किसको मानते हैं? सर सबसे बड़ा इवेंट या सबसे बड़ा आर्ट? सबसे बड़ा आर्ट। जी सर। सर ऐसे दो आर्ट हैं जो कि सबसे बड़े रहे हैं और सबसे बड़े इवेंट रहे हैं। सर एक तो हरदा जिले में ही महिलाओं से एक मानव श्रृंखला से हमने मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हमारी, उनका चित्र तैयार किया था और उनके जीवन के 6 चित्र हमने दिखाए थे। बचपन का, स्कूल का, फिर जब वो प्राध्यापिका बनी तब का, फिर जब वो राज्यपाल रही और फिर जब वो राष्ट्रपति बन गई। तो ऐसे हमने उनके 6 चित्र जो हैं वो दर्शाए थे उसमें। तो उसमें करीब करीब 3500 या 3000 महिलाएं की संख्या में महिलाएं आई थी। अच्छा। और पूरे हरदा में सर माहौल उस टाइम ये था कि नारी शक्ति सबसे ऊपर है। जो 3500 महिलाएं। जी सर। अरे बाप रे। और सब ने सबसे बड़ी उसमें सोचने वाली बात ये थी कि एक ही टाइम पर 6 अलग अलग पोर्ट्रेट उनके अलग अलग स्थान को चेंज करके बनाए गए थे। देखा था मैंने। अगर वो वीडियो किसी आर्टिस्ट को दिखाया जाए तो वो इसको इम्पॉसिबल बोलेगा, कि बोलेगा एडिटिंग है ये, पर ये सर एक्चुअल में यहाँ पर हुआ था। हाँ। और कोई मार्किंग वगैरह नहीं दिख रही थी ड्रोन से देखने पर, क्योंकि हमने छोटे छोटे मैं इवेंट्स थोड़ा लगा दिए थे। सा आपको रोकूंगा यहाँ पर जी। हमारे दर्शकों को वो आर्ट खाने का कष्ट। सतीश जी, बहुत खूबसूरत ये दृश्य आपने जो ड्रोन से पिक्चर लिया है, बहुत खूबसूरत दृश्य था, खूबसूरत वीडियो था। ये मानव श्रृंखला बनाने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर जैसे देखा जाए तो हरदा एक बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर नॉर्मली सारी जो महिलाएं हैं वो घरेलू महिलाएं हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं ज़्यादातर, या घर पे ही ज़्यादा रहती हैं। तो सर उसमें मेरे कुछ जो टीम के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि भैया कुछ ऐसा इवेंट करते जिसमें महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर आपस में मिल भी सके और कुछ ऐसा काम कर सके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो और लोगों की नज़र में आए कि हाँ महिलाएं जो हैं वो उठ के इतना बड़ा काम कर सकती हैं। तो सर विश्व महिला दिवस जब था, आज से 3 साल पहले 2022 की बात है सर, तो उसी में हमने सब महिलाओं को मेल किया, मैसेज किया, इकट्ठा किया और वो सब आए और उन लोगों ने फिर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ऐसे ही मानव श्रृंखला से फिर विश्व रिकॉर्ड बना था। और सर दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा चित्र था वो अभी हम पिछले साल यानी कि 2023 में नवंबर में जब विवाह पंचमी का अवसर था, जब नेपाल के जनकपुर में गए थे और वहाँ पर हमने अनाज से 11,011 स्क्वायर फीट की बहुत बड़ी विवाह पंचमी वाली फोटो बनाई थी। नेपाल में? जी सर। तो नेपाल जब आप गए थे तो पूरी टीम आपके साथ थी कि कितने लोग नेपाल वाले? सर 8 लोग गए थे मात्र। अच्छा, नेपाल वाली जो ट्रिप थी आपकी? जी सर। नेपाल की जो कलाकृति थी उसमें 8 लोग बिल्कुल सर आपकी टीम में थे? हाँ सर। तो ये पूरा काम 11,000 केवल 8 लोगों ने किया या आपने वहाँ के लोकल कलाकारों को जोड़ने की कोशिश की थी उसमें? सर वहाँ पर कुछ लोकल कलाकार तो थे, पर वहाँ पर कुछ मैंने जो देखा वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था नेपाल का। पहली बात तो सर नेपाल जो है वो बजट में इंडिया से क्षेत्रफल की दृष्टि से माने जाए तो भी बहुत कम है, वहाँ पर पैसा इतना नहीं है। और जब हम गए थे तो वहाँ पर कुछ दंगे वगैरह चल रहे थे खाने को लेकर। अच्छा। तो सबसे बड़ा टास्क ये था कि अनाज से बनाएंगे तो वहाँ की जनता क्या बोलेगी, बिल्कुल, और प्रशासन क्या बोलेगा? बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो आप। वेस्ट कर रहे हो वो तो यही बोलेंगे। हाँ। तो नेपाल के जो मेयर साहब थे, हाँ। उन्होंने जो ऊपर मेल किया, मतलब राज्य में भी किया और केंद्र में भी किया, तो वहाँ से उनको बिल्कुल मना कर दिया कि ये काम हम नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें अनाज लगेगा और ये लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल। तो उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया वो कुछ अलग ही लेवल का था सर। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हमारा बजट ये है, 8 कलाकार इंडिया से आ रहे हैं और आप लोग सहयोग करो। सब्जी वाले ने, स्कूल की बच्चियों ने, जो भी व्यक्ति था, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए ऐसे कलेक्शन किया सर। और वो कलेक्शन देखते ही देखते 30 लाख का हो गया। बहुत बढ़िया। और सर उससे एक फायदा ये बड़ा रहा कि जिसने भी अपना कलेक्शन कंट्रीब्यूशन किया है, वो ये समझ रहा था कि ये कलाकृति मेरे द्वारा दिए गए पैसों से बनाई गई है। तो वो वहां पर आके देख रहा था, पूछ रहा था, बातें कर रहा था। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट रहा उन लोगों का कि उन्होंने पब्लिक को इनवाइट भी किया इस तरीके से, और उसका खर्च भी वहीं के वहीं निकल गया। और बाद में जब वो कलाकृति बन गई तो उसी को अनाज को छनवा के अलग करवा के फिर गरीबों में बांट दिया गया, क्योंकि अनाज खराब नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये तो जिस तरह से एक तो आपने देश के बाहर जाके ये वाला इवेंट किया जी। जो 8 लोग थे ये हरदा के ही लोग थे या फिर और हरदा के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के भी लोग थे इसमें? नहीं सर, हरदा के ही 8 लोग थे। हरदा के ही 8 लोग थे। बहुत बढ़िया। तो ये कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा इवेंट
नेपाल वाला का रहा। था? जी नेपाल सर, वाला था। बिल्कुल सर। जहाँ तक मुझे याद है आपने एक कलाकृति अयोध्या में भी बनाई है, जी सर। तो वो अनुभव कैसा था आपके लिए? सर वो भी बहुत बढ़िया अनुभव था। यहाँ पर उस टाइम पर मध्य प्रदेश में जो कृषि मंत्री थे कमल जी पटेल, उनका और हमारा ये विचार ऐसा हुआ था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और वो स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं क्योंकि मंत्री जी थे। तो अनाज उन्होंने प्रोवाइड करवाया, वहाँ का खर्चा हमारे लिए उठाया था और हरदा के ही 60 लोग, 60 आर्टिस्ट वहाँ पर अयोध्या गए थे और अयोध्या में वो काम किया था। तो हरदा से 60 लोग अयोध्या गए और अयोध्या जाके उन्होंने वो बिल्कुल सर, कलाकृति बनाई थी। बिल्कुल सर। सभी के लिए बहुत अद्भुत चीजें थी क्योंकि उस टाइम मंदिर तो बना नहीं था। हाँ। जो राम जी थे वो टेंट में ही थे, तो हम सब ने वहीं पर उनके दर्शन किए। और उसी टाइम एक मोमेंट और आया था कि हमने इनवाइट किया था कि अंदर गर्भगृह में एक रंगोली बनाई जाए। तो फिर हम लास्ट में 6 लोग जो रुके हुए थे, हमने वहां पर फिर जाके, मतलब भगवान जी ये बैठे हैं और हम ऐसे उनके सामने रंगोली बना रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था देखने का। गुजरात का भी मुझे कुछ याद आता है, गुजरात में भी आपने कोई कलाकृति बनाई है? जी सर, गुजरात के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग पे सर बनाई थी। जितने जितने ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर हैं उन सब जगह हमारी टीम ने जाकर अलग अलग पोर्ट्रेट बनाए थे। एक ही टाइम पर 12 जगह पोर्ट्रेट बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी है। और मुझे जहाँ तक याद है कि उस दौरान आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर भी गए थे और आपने उनकी माता जी से भी मुलाकात की थी। बिल्कुल सर, है ना? वहाँ पर भी हम उनके जन्मदिन के मौके पर ही गए थे सर हम लोग। हाँ, मुझे याद आ रहा है। सतीश जी, जैसे मैंने देखा है लोग आर्ट यानी कलम से, रंगों से पेंटिंग्स बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, आप बड़ी बड़ी आर्ट्स बनाते हैं। जी सर। क्योंकि ये जो नॉर्मल जो कला का प्रदर्शन होता है वो 2x3 या A3 शीट पे होता है, और तो ये जो बड़ी बड़ी आकृतियां आप बनाते हैं, तो इनको बनाने की प्रक्रिया, जैसे अनाज और पत्थरों से आप कलाकृतियां बनाते हैं, जी सर। तो ये इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है? सर प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग तो मेजरमेंट लेते हैं, और जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि किसी भी स्क्वायर को बराबर करने के लिए उसके डायगोनल मैच करते हैं, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है उन्हें मैच करते हैं, कोने कोने को मिलाते हैं कि अगर दोनों कोने सही आ रहे हैं तो वो जो है वो एकदम स्क्वायर में है। डायगोनल, हाँ, डायगोनल्स जो है वो मिलाते हैं। हाँ, तो डायगोनल्स मैच करने के बाद में हम लोग उसमें ग्रिड बनाते हैं। ठीक है। जैसे हमें लग रहा है कि हमें 4 फीट का ग्रिड तैयार करना है, यानी कि हम जो 4 फीट पे तैयार कर सकते हैं तो 4 फीट, 3 फीट पे तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नए सीखने वाले बच्चे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर 3 फीट का सर ग्रिड तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर हमारे पास होते हैं, बच्चे फ्री होते हैं, तो फिर हम 4 या 5 फीट का ग्रिड तैयार करते हैं। ओके। ग्रिड तैयार करने के बाद में स्केचिंग होती है पूरे ग्राउंड पर। ठीक है। यानी मान लो हमने गणेश जी का जो चित्र बनाया था यहाँ पर LBS कॉलेज में, तो वहाँ पर हमने ग्रिड बनाने के बाद में पूरा स्केचिंग तैयार की थी। अच्छा। सर एक सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बीच में रोकना चाहूँगा, बताना चाहूँगा सर, जितने भी हमारे आर्ट हुए हैं अभी तक, सब में सबसे पहले पानी बरसा है। अच्छा। जितने भी सर आर्ट हुए अभी तक, वर्ल्ड रिकॉर्ड जितने रहे, सब में पहले पानी बरसा है, और फिर ही हमने उसको काम को शुरू किया है। ओके, मतलब इंद्र देवता आपसे प्रसन्न है। सर कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। नेपाल में 3 दिन तक सर ग्राउंड सूखने नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा। और अगले 3 दिन में हमने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग प्रदर्शनी दिखाएंगे। ओके। तो सर वहां पर फिर हमने अनाउंस किया कि वहाँ की जो भी लोकल जनता है वो आ जाए और हमें मदद करे। तो सर हमने पूरा जो रंगोली थी, जो फेज वगैरह थे, वो पूरा बनाए 3 दिन में, और आखिरी में बहुत सारा लगभग 50% काम बच गया था। लोगों को बुलाया और उनको बस बताया कि यहाँ 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 डाल दो आप, तो अगले 3 घंटे में पूरी रंगोली तैयार हो गई। वेरी गुड। ऐसा हुआ था। मतलब आप एक कलाकार के साथ साथ एक अच्छे टीम लीडर भी हैं, कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह से मैं कल्पना कर पा रहा हूँ, ये काम आसान नहीं था। हाँ सर। और सबसे पहले जो मैं कहूँगा, मैंने देखा है आपकी कलाकृतियों को काफ़ी करीब से देखा है, तो उसमें मैंने देखा कि दूर दूर से बच्चे आते हैं पूरे मध्य, क्योंकि आपकी टीम में मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और ये भी मेरा अनुभव है कि आपकी टीम में लड़कियां ज़्यादा हैं। हाँ सर। और आज के समय में पेरेंट्स का भरोसा बना पाना ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल सर। सर ग्रिड बनाने के बाद में उसमें स्केच तैयार होता है। हाँ। और फिर ड्रोन से या किसी भी ऊपर इमारत से जाकर चेक किया जाता है कि वो सही बना है या नहीं बना है। जब वो सही बन जाता है तो उसमें कोई भी मटेरियल जैसे पत्थर हो या अनाज हो उसमें फिल करना चालू करते हैं। और सर लास्ट में मतलब जो बच्चे होते हैं वो फिल कर देते हैं, पूरा एरिया पूरा भर देते हैं। पर सर आखिरी में देखना पड़ता है कि उसमें एक्सप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी पेंटिंग है, कोई भी आर्ट है, उसमें एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट में फिर मैं करेक्ट करके उसमें एक्सप्रेशन जो है वो डालता हूँ, और फिर वो फाइनल आउटलुक तैयार होता है सर उसका। ओके ओके, यानी आप गाइड करते हुए टीम से काम करवाते हैं। बिल्कुल सर। और जब एक रॉ कृति तैयार हो जाती है, देन उसके बाद आप उसको फाइनल टच आप अपने अनुभवों के हिसाब से, जो आपके अंदर कलाकार मौजूद है, उस कलाकार के माध्यम से आप उस कृति को
पूरा करते हैं। बिल्कुल सर। सतीश जी, जैसे मैंने देखा है कि आपकी जो कलाकृतियाँ अलग अलग विषयों पर केंद्रित रही हैं, तो जी ये सर। विषय आप कैसे चयन करते हैं? सर विषय का ऐसा है कि उस टाइम पर मोमेंट क्या चल रहा है, ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लो लॉर्ड गणेशा का जो हमने इवेंट किया था हरदा में, तो उस टाइम गणेश चतुर्थी का इवेंट था, और क्योंकि हमारे कल्चर में गणेशा को बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी, तो इसीलिए हमने फिर उनका बनाया। ऐसे अलग अलग कल्चर पे हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। यानी आपके जो विषय होते हैं वो तत्कालीन जो भी बिल्कुल सर, चलन में कल्चरल होता होते है, हैं। चलन में होता है, उसके हिसाब से आप विषय जी सर। चूज करते हैं। ठीक है सतीश जी, जैसे कई बार आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते होंगे, या हम कह आप तय करते होंगे कि मुझे ये कलाकृति बनानी है, कई चुनौतियां आती होंगी, तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तो ये बंद कर देना चाहिए? जैसे कि वो 22 बच्चे जब आपको डिसअपॉइंट करके जा रहे थे, तो आप ये भी सोच सकते थे कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो इसको कैसे फेस करते हैं? सर एक बार मैंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की एक बात सुनी थी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। उन्होंने बात ये बोली थी कि आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप हर वो चीज़ सोच सकते हो जो अभी तक किसी ने ही नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर ये बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, और इसी कारण से फिर मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ते गया। सर जैसे पिताजी भी एक बात अक्सर कहा करते थे कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर कदम पर उजाला नहीं मिलता है। जैसे उन्होंने मोटरसाइकिल का एक उदाहरण दिया था कि हम गांव में जब जाते हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं होते, अंधेरा होता है, तो आप अंधेरे को देखकर ही नहीं निकलोगे, तब पहुंचोगे नहीं। इसलिए अपनी गाड़ी में लाइट लगा होता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके साथ में लाइट भी चलता रहेगा। तो आगे बढ़ना पहला काम है। दूसरा काम ये है देखना कि सड़क कैसी है। पहले तो हमें निकलना पड़ेगा, हाँ, निकलेंगे तभी कहीं पहुंचेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सतीश जी, हर व्यक्ति का एक अपना सपना होता है, हर कलाकार का भी अपना सपना होता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये काम करना है। तो ऐसा कोई कला के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है कि मुझे ये काम करना? सर ऐसा मेरा सपना ये नहीं है कि किसी बात को इंडिकेट करके कि मुझे यही करना है। सर बस मैं अपने आप में संतुष्ट होना चाहता हूँ कि मुझे एक आत्म शांति मिलनी चाहिए। मैं जो भी आर्ट कर रहा हूँ उससे मुझे एक अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि ये काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। बस मुझे इतनी सी चीज़ चाहिए रहती है किसी भी आर्ट में और किसी भी क्षेत्र में। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने पीएससी की तैयारी भी बच्चों को करवाई है, कॉलेजेस में भी आपने पढ़ाया है। अब आप सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं और कला को ही आपने अपना रोजगार का माध्यम भी बना लिया है। कला के माध्यम से किस तरह आप पैसा कमाते हैं? सर इसमें हमने मतलब जो हम इवेंट्स वगैरह करते हैं, हमारी टीम जो इवेंट्स करती है सर, उनसे स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है, तो उसमें से भी कुछ अमाउंट बचता है। और सर स्टार्टिंग से एक प्रोडक्ट है मेरा पेंसिल आर्ट जो है, वो मैं एज अ गिफ्ट बेचता हूँ, तो वो भी मैं बनाता हूँ सर। लीफ पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाता हूँ, यानी कि आर्ट में ही कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं मेरे। अच्छा, आप यूट्यूबर भी हैं और यूट्यूब से भी आपकी इनकम होती है? बिल्कुल सर, होती है यूट्यूब से भी। वेरी गुड वेरी गुड। आपको कब ये आभास हुआ कि आपको अपनी कला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ले जाना चाहिए? सर सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम है उसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ वीडियोस डालता था, यानी कि जब मैं पहले दूसरे आर्ट से ही वीडियोस डालता था, पर उसको रीच नहीं मिलती थी। तो उससे फिर मैंने बूस्ट भी करना चालू किया थोड़ा थोड़ा, तो भी मुझे रीच नहीं मिली। पैसे भी उस पर खर्च किए कि थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा तो मेरा आर्ट कहीं ना कहीं सब लोगों को दिखेगा। पर जब सर अयोध्या वाला जो आर्ट हुआ था, अयोध्या में जो हमने आर्ट किया था, 2021 की शायद बात है वो, तब सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज आए थे, और जब हम बाहर गए तब आर्ट को एक्सप्लोजर ज़्यादा मिला सोशल मीडिया पे, तभी से मैं ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। ओके ओके। जी सर। आपकी पहली ऐसी कला जो, या वीडियो या कोई आपका पेंटिंग जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ हो? सर नेपाल वाले आर्ट के सबसे ज़्यादा वायरल हुए थे, यानी कि सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे वो। ओके। और जो आपका सबसे पहला पोस्ट जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ हो? सर मैं बीच में लीफ आर्ट करना चालू कर दिया था। लीफ यानी पत्ता, जो पीपल का पत्ता होता है, उस पर मैंने आर्ट करना चालू किया था। तो मैं घर के बाहर ही एक, मतलब ओटला बोलते हैं गांव में शायद, वो जो बेदी होती है ओटला जिसको बोलते हैं, उस पर बैठा हुआ था। तो वहीं पर पीपल का पेड़ है, तो वहां पर जो नीचे सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे, कांटा उठाया सर, उसी पे मैं अपना नाम लिखना चालू किया। तो मुझे लगा कि शायद इस पे भी कुछ कर सकते हैं। एक मिनट, मैं जो कल्पना कर पा रहा हूँ, मतलब पत्ता गिरा हुआ था, वहीं पर आपने कांटा उठाया और कांटे से ही उस पत्ते पे आकृति बनाना शुरू। बिल्कुल सर। तो सर वो मैंने नाम वगैरह लिखा उसमें, तो वो लिख लिया मैंने। तो मुझे लगा कि इस पे कुछ आकृति बना सकते हैं। नाम लिखना तो एक सिंपल चीज हो गई, कोई आकृति बना सकते हैं। तो सर भगत सिंह एक तरीके से मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत कम एज में उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। तो मैंने सबसे पहला पोर्ट्रेट भगत सिंह का बनाया था। और सर मुझे अभी भी याद है, वो गर्मी का सीजन था, मूंग की फसल उस टाइम लगी हुई थी। तो दिन में खेतों में जाना, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो दूसरा कुछ काम कर नहीं रहे थे, तो दिन में खेतों में जाना और रात में अपने कमरे में आके और वो पत्ते पे जो छेद है उस पे, उससे फोटो बनाना। तो पहली फोटो करीब करीब मुझे 2 महीने
लगे थे उसको बनाने में। और पंखा जब चालू होता था घर का तो पूरे पत्ते ऐसे उड़ते थे जैसे एक तूफान आया हुआ हो। सब वहीं पर पड़े होते थे, मम्मी बहुत कम आते थे कमरे में, तो साफ सफाई भी मेंटेन में कर नहीं पाता था उस टाइम। तो सर जब भगत सिंह का एक्चुअल में पोर्ट्रेट बना और मैंने जब उसको सोशल मीडिया पे डाला तो मुझे सर याद है अभी भी, वो करीब करीब 2.5 लाख व्यू पे गया था रील में। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा आर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत उसने मुझे अटेंशन दी है। हाँ वो मैंने देखा था शायद, वो पत्ता, एक आप पत्ते को लेके और ये इस तरह से सूरज की तरफ ले जाते हो। बिल्कुल ऐसा सर, कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, हमारे दर्शकों को दिखाओ वो जो आर्ट क्या है। ओ, बहुत ही खूबसूरत वाकई। इसको कितने व्यूज मिले थे? सर 2.5 लाख मतलब 2,37,000 व्यू हैं सर अभी। और मैं अच्छा। उसको ही चेक करता हूँ ज़्यादातर। वो वही था जिसने मुझे वायरल किया था एक तरीके से पत्तों के मामले में। Okay. और यूट्यूब पे सर एक मेरा पता था, श्री राम जी का मैंने फोटो बनाया था जिसमें अरुण गोविल का रूप था, जो एक सीरियल आता था रामायण करके। उसमें अरुण गोविल जी का जो श्री राम जी का रूप था वो मैंने उस पर उकेरा था। सर वो यूट्यूब पे उसमें करीब 31 मिलियन व्यू गए थे उस वीडियो ने। मेरा चैनल भी मोनेटाइज सर उसी ने किया था। उसने मुझे बोनस पॉइंट्स भी दिलवाए थे और उसी ने मुझे करीब करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कराए थे। तो वो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था यूट्यूब पर। तो सतीश जी, आपकी कुछ ना कुछ इवेंट्स आपके चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ आपकी बनती रहती हैं। आपका हम लोगों को जो अगला इवेंट है वो क्या देखने को मिलने वाला है? सर अभी हरदा जिले में ही जब नवरात्रि का सीजन आएगा, यानी कि 3 अक्टूबर को माता जी विराजेंगी, तो हम लोग उसी में गरबा प्लान कर रहे हैं। तो गरमा तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, लेकिन जो कला के क्षेत्र में है उसमें हम कुछ इंक्लूड उसे ऐसा करेंगे कि 5 दिन का गरबा रहेगा। तो 5 दिन 5 कलाकृतियाँ यानी कि 5 माता जी के स्वरूप उसमें बनाएंगे हम लोग, और वो सब मानव श्रृंखला से ही बनेंगे। अच्छा जी सर, वेरी गुड। हर दिन एक स्वरूप बनेगा मानव श्रृंखला से। हाँ। और आखिरी के दिन हम लोग उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाएंगे। तो जितनी भी महिलाएं रहेंगी वो सब अपना नाम उसमें दर्ज करा सकती हैं जो शामिल हुई है। तो ये कहाँ पर होने वाला है जो इवेंट होने जा रहा है? ये नवदुर्गा जो आने वाली जो बिल्कुल नवदुर्गा सर, 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम गरबा चालू होगा वो 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को रहेगा। नौ दुर्गा के आखिरी 5 दिन आखिरी रहेगा। 5 दिन, ठीक है। और मिडिल स्कूल में सर उसका जो है अरेंजमेंट है। हालांकि बहुत पुरानी कहावत है कि आपका जो पैशन है उसी को आप अपना कैरियर बनाइए। तो हमारे हरदा ज़िले में भी ऐसे कई कलाकार होंगे जो कि कला को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश है? सर कुछ बातें ऐसी हैं जो हर आर्टिस्ट करीब करीब गलती करता है। पहला तो ये है कि वो आर्ट की प्रैक्टिस कम करता है और उसी से पहले सोचता है कि मुझे पैसा उसका मिल जाए। यानी कि सबसे पहले परफेक्शन अपने आर्ट का होना चाहिए। जैसे मैंने सर अभी बताया था कि जो भगत सिंह का मैंने पत्ता बनाया था, उसे बनाने में मुझे 2 महीने लगे थे, तब जाके मैंने पहला पोस्ट किया था पत्ते का। सर मैं चाहता तो कोई अधूरा पोस्ट भी कर सकता था, पर मुझे चाहिए था परफेक्शन। अगर किसी आर्ट में परफेक्शन है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जनता करेगी। कोई भी पब्लिक होगी, कोई कस्टमर होगा, वो उसकी वैल्यू करेगा। कुछ गलती यहाँ पर करते हैं कि मैं आर्ट बना रहा हूँ, मतलब कुछ लोग अच्छा स्केच बनाते हैं, अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, पर वो उनको फ्री में बांटते गिफ्ट करते रहते हैं। सर ये चीज कभी करना ही नहीं चाहिए। सर हम अगर अपने आर्ट की वैल्यू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भले ही हम उसे 5 रुपए लें, लेकिन उसकी वैल्यू डिसाइड होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने आर्ट की वैल्यू कर रहा हूँ। कलाकार चीजें प्रोड्यूस तो कर देता है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए भी उसको एक प्रॉपर गाइड की भी जरूरत होती है। और वो आप जो बात कह रहे हैं उसको सेल करने का या उसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उसको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। एक नियत प्रक्रिया के तहत उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना है। बिल्कुल सर, तभी वो सफल हो पाएगा। तभी सफल हो पाएगा। तो सतीश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में ऐसे ही और कार्यक्रमों, ऐसी ही और चर्चाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए AR ब्रॉडकास्ट के साथ हरदा की बात में।